Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all to lecture number 6 of CA Inter Audit May 2024 and onwards के लिए ये जो डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं आपका इस क्लास में बहुत 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 स्वागत है। और ये क्लास अपने आप में बहुत खास क्लास होने वाली है। रीजन बीइंग इस पर्टिकुलर क्लास से वी आर फाइनली गोइंग टू स्टार्ट विद योर सिलेबस। जो इससे पहले की 5 क्लासेस हैं उसके अंदर हमने आपके सब्जेक्ट को ही डिस्कस किया है, लेकिन जो आपका इंस्टीट्यूट ने जो आपको सिलेबस दिया है उस सिलेबस को हम इस पर्टिकुलर क्लास से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चैनल पे पहली बार आया है और वो इसी क्लास से आपके सिलेबस को शुरू करने वाला है, देन आई वुड रिकमेंड कि इस क्लास को देखने से पहले आप पहले के 5 लेक्चर्स देखो। रीजन बीइंग जो अंडरस्टैंडिंग आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन पर्टिकुलर क्लासेस से मिलेगी वो अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी मैं आपको बीच में रेफरेंसेस दूंगी कि मैंने इस वर्ड का मतलब वहां पे फाउंडेशन क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं हो सकते कि क्या डिस्कस किया था। ऑल्दो मैं आपको चैप्टर के बीच में भी चीजें बताती हुई चलूंगी, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग जो क्लैरिटी ऑडिट को लेकर वो फाउंडेशन क्लासेस देंगी वो अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। सो इट इज हाईली रिकमेंडेटरी कि इस क्लास को देखने से पहले, इनफैक्ट अगर आप खुद सेल्फ स्टडी भी करने वाले हो तो उससे पहले भी आप उन फाउंडेशन क्लासेस को रेफर कर सकते हो। राइट, कमिंग बैक टू टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आपके सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन हमारी सिलेबस का मतलब जहां से हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है क्लासेस में उसका सबसे पहला चैप्टर होगा। रीजन बीइंग मैंने आपको क्या सिखाया था पहले की क्लासेस में, इनफैक्ट क्लास नंबर 5 में मैंने आपको एक चीज याद करने को बोली थी और मैंने आपको ये भी बोला था आप ऑडिट में कुछ याद करो या ना करो, एक चीज जरूर याद कर लेना, वो है फ्लो ऑफ ऑडिट। बोला था मैंने या नहीं बोला था? बोला था। और मैंने आपको ये भी बोला था एक ये चीज है जिसको मैं आपको बोल रही हूं कि आपको इस चीज को लिखना है, अपने हाथों से इस चीज को लिखना है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपने मेरी बात को मानना है और इस फ्लो ऑफ ऑडिट को लिखा है। अब आप बोलोगे कि लिखे कहाँ से, हमारे पास मटेरियल भी होना चाहिए। तो मैंने जो भी आपके फाउंडेशन क्लासेस का ओपन मटेरियल है, मतलब जिसको मैं ओपन रख रही हूँ सारे बच्चों के लिए, जो बैच बाय करे या बाय ना करे, इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके एक नोटबुक लगा लो, आप उस नोटबुक को बोलो ये मेरा क्लास वर्क है ऑडिट का, ठीक है, और आप उसके अंदर इस ऑडिट के फ्लो को बना लो। आई वुड लाइक टू बिलीव कि जब आप क्लास नंबर 6 पे खड़े हो, कोई भी बच्चा है, चाहे वो इसे यूट्यूब पे देख रहा है, चाहे वो बच्चा है जिसने इस बैच को बाय कर लिया है, आपको कोई और अंडरस्टैंडिंग हो या अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपको इस मोमेंट पे 2 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक तो आपकी ऑडिट की डेफिनेशन, ये आपको बाय हार्ट मतलब बिल्कुल दिल से याद होनी ही होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। पूरी एक क्लास लगाई है मैंने इसके ऊपर, ठीक है। तो आप पहले फाउंडेशन क्लासेस देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, दैट इज फ्लो ऑफ ऑडिट। मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना। फ्लो ऑफ ऑडिट आपके इस सब्जेक्ट के 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स विल मेक योर एंटायर फ्लो ऑफ ऑडिट, राइट। और उस फ्लो ऑफ ऑडिट का जो स्टेप नंबर 0 है वो आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसको हम आपकी इस क्लास से शुरू करने वाले हैं। तो ये 2 चीजों की अंडरस्टैंडिंग मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं, चाहे कोई भी बच्चा इसे यूट्यूब पे देख रहा है, इन क्लासेस को यूट्यूब पे फॉलो कर रहा है, या किसी ने इस बैच को बाय किया है। मुझे नहीं पता आपको और क्या चीज याद है उन 5 क्लासेस की, लेकिन आपको ये ऑडिट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए और वो फ्लो ऑफ ऑडिट की जो स्टेप्स है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें हैं। मार्क्स नहीं आते हैं बच्चों के ऑडिट में क्योंकि सिमिलैरिटी बहुत है कंसेप्ट्स में। अगर आप चीजों को डिवाइड नहीं करोगे, सही वे से उनका नाम नहीं दोगे, आपके दिमाग में डिवीजन नहीं होगी,
तो आप इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं लेकर आ पाओगे, और भले ही नंबर आ भी जाए, एग्जामिनेशन आ जाए, आपको चीजें ही नहीं समझ में आएंगी कभी भी। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूं आप चीजों को वैसे फॉलो करो, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि जब मैं लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रही हूं, चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रही हूं, आपको ऑडिट की डेफिनेशन याद है और आपको फ्लो ऑफ ऑडिट याद है। उसके साथ साथ मैंने पूरी ग्लोसरी, मतलब 60 to 70% ऑफ द वर्ड्स जो आपके सिलेबस में यूज होने वाले हैं ऑडिट के, उनकी अंडरस्टैंडिंग मैंने एडवांस में ही करवाई है उन फाउंडेशन क्लासेस में। आपको उन वर्ड्स का मतलब हिंदी में याद है, बस आपको पता है कि ऑडिटर का मतलब क्या होता है, ऑडिटी का मतलब क्या होता है, क्लाइंट का मतलब क्या होता है, आपको इन सारी चीजों का मतलब एडवांस में पता है। नहीं भी पता है वर्ड्स का मतलब, जैसे ये वर्ड्स आपके कंसेप्ट में आएंगे इन वर्ड्स को मैं बताऊंगी, लेकिन ऑडिट की डेफिनेशन और फ्लो ऑफ ऑडिट यू मस्ट नो, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर, आप इन क्लासेस को कैसे कहां से बाय कर सकते हो, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वेबसाइट का, वहां पे जाओगे, कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल है। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो उस नंबर पे, एंड योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड, राइट। जितने भी ओपन लेक्चर्स हैं आप उन ओपन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, बट अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस देख ली हैं और ये क्लास देखने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा कि लिंकिंग कैसे होने वाली सब्जेक्ट की, तो आपको अगर क्लासेस बाय करती हैं तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। रीज़न बीइंग, अगर हम आपके सिलेबस को शुरू कर रहे हैं तो आपको एक बुक की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, वो है आपकी रेगुलर बुक। तो in order to get this book you must buy your classes. Yes, you can get this book individually also from the website, but मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, इनफैक्ट आप ऑडिट में आपको क्लासेस बाय करनी ही करनी चाहिए, आप किसी की भी क्लास बाय करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है आपके लिए, और इस लेवल पे इस सब्जेक्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो ये है, और फाइनल लेवल पे डिफिकल्टी लेवल ये है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लेवल को आज से ही हाई करना शुरू करो, अपनी नर्चरिंग जो तुम्हारी नरिशमेंट है, ठीक है, आप उसको वैसे ही करो ताकि आप फाइनल लेवल पे जब पहुंचो तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, फिर भी कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं बता चुकी हूँ कि नहीं बता चुकी, हाँ ये मैं बता चुकी हूँ। ओके, फिर आते हैं आपके आज के लेक्चर पे, और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले प्लीज़ मुझे तुम दो चीज़ें बता ही दो दोबारा से। एक तो ऑडिट की डेफिनेशन, क्योंकि अभी हम आपके सिलेबस में जाने वाले हैं तो मैं आपसे ऑडिट की डेफिनेशन दोबारा से पूछती हूँ। ठीक है, जो मेरे क्लास का बच्चा है उसको तो टिप्स पे ये डेफिनेशन अभी याद होगी, तो फटाफट मुझे बताओ कि ऑडिट होती क्या है। बोलना शुरू करो, क्या होती है ऑडिट? मैम ऑडिट होती है, क्या होती है? ऑडिट होती है एक एग्जामिनेशन। क्या होती है? एक एग्जामिनेशन। क्या सिर्फ एग्जामिनेशन होती है या बीच में कोई वर्ड भूल गए हो? मैम एक वर्ड भूल गए हैं, वो है इंडिपेंडेंट। इस वर्ड की रेलिवेंस क्या है तुम्हें आज के लेक्चर में मतलब इसी चैप्टर में समझ में आएगी। ठीक है, तो ऑडिट क्या होती है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। अगर तुम किसी चीज की चेकिंग कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो कोई ना कोई तो सब्जेक्ट मैटर भी रहा होगा। यस ऑफ कोर्स है मैम। तो आप किस चीज की एग्जामिनेशन करते हो ऑडिट में? तो आप एग्जामिनेशन करते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। किसकी चेकिंग करते हो? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होंगी? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो सकती है। किसी भी एंटिटी मतलब किसी भी एंटिटी की। आंसर इज यस। चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, चाहे वो एंटिटी पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनी है जैसे कि रिलायंस जैसी कंपनी, या फिर वो एंटिटी एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपकी एनजीओस, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, चाहे उस एंटिटी का साइज आपका बड़ा है, चाहे उस एंटिटी का साइज छोटा है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी ऑडिट कराई जा सकती है। राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म मतलब चाहे वो कंपनी है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे वो एओपी है, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, उसकी ऑडिट कराई जा सकती है। ऑडिट कराई क्यों जाती है? अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग द ऑडिट? इज टू गिव द
ओपिनियन। क्यों कराई जाती है? विद रिस्पेक्ट टू गिव एन ओपिनियन। और ओपिनियन को अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा प्रोफेशनली बताओ क्या बोलते हैं, तो आपको हमने बताया था इसे बोलते हैं अश्योरेंस। क्या बोलते हैं? अश्योरेंस। और मैंने आपको यह भी बताया था ऑडिटर ऑडिट करके कैसी अश्योरेंस देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। कैसी अश्योरेंस देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। ये सारी चीजें हमने कहां पे डिस्कस करी थी? आपकी जो फाउंडेशन क्लासेस है, वो जो ग्लोसरी है, वहां पे डिस्कस करी थी। ठीक है, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर दैट एंटिटी इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, irrespective of its size or legal form, where such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Thereon मतलब on financial statement, ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लो ऑफ ऑडिट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी फ्लो ऑफ ऑडिट को ध्यान में रख के आपका ऑडिटर ऑडिट करता है। इसी फ्लो ऑफ ऑडिट के अकॉर्डिंग हम आपके सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास रिलायंस कंपनी आता है और रिलायंस कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है हमारी ऑडिट कर दो, तो क्या आप बिना सोचे समझे सिर्फ ये देखकर कि वाओ कितनी बड़ी कंपनी की ऑडिट मुझे मिल रही है, आप रिलायंस कंपनी की ऑडिट करने के लिए हाँ बोल दोगे, या पहले आप कुछ चीजों की इवैल्यूएशन करोगे, या आप पहले कुछ चीजों को चेक करोगे? आंसर इज कि आप बिना सोचे समझे हाँ नहीं बोलोगे। मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले स्टेप नंबर जीरो मतलब अपनी ऑडिट की एक्सेप्टेंस देने से पहले, आपके क्लाइंट को हाँ बोलने से पहले, ये बोलने से पहले कि हाँ मैं कर दूंगा तुम्हारी ऑडिट, हाँ मैं दे दूंगा ओपिनियन तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहला क्या देखते हो स्टेप नंबर 0 में? ये देखते हो कि जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके, ये वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, इसको भी मैंने फाउंडेशन क्लासेस में कवर किया है। जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके, मतलब जिस एएस, इंडेस या फिर शेड्यूल 3, जिस भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके आपकी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप कैसे देखोगे कि एक्सेप्टेबल है या नहीं? अगर कंपनी इंडिया की है तो इंडिया में एएस लगते हैं, इंडेस लगते हैं, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट लगती है, तो उसने अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस, इंडेस और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाई है, जो भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस एंटिटी के ऊपर अप्लाई होता है, तब आप बोलोगे एक्सेप्टेबल है। अगर एंटिटी यूएस की है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है एएस के अकॉर्डिंग, तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो जब आप ये देख लेते हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप देखते हो कि क्या आपकी फर्म के पास उतने रिसोर्सेज हैं या नहीं। मतलब रिलायंस जैसी कंपनी, इतनी बड़ी एंटिटी, इतनी डिपार्टमेंट्स है, इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या आपकी कंपनी, आपकी फर्म के पास इतने रिसोर्सेज, मतलब इतने ह्यूमन हैं, इतने लोग हैं, इतने एम्प्लॉय हैं, इतना टाइम है कि आप इसकी ऑडिट को टाइम पे खत्म कर पाओगे? आप कहते हो हाँ मेरे पास रिसोर्सेज भी है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाई हैं, और यही एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपको चैप्टर नंबर 11 सिखाता है। इनफैक्ट पूरा का पूरा स्टेज नंबर 0 आपको चैप्टर नंबर 11 सिखाता है। आप देखते हो कि जो आपके इंस्टीट्यूट ने एथिकल रिक्वायरमेंट लगाई है, क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हो या नहीं। आप कहते हो मैं एथिकल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा हूं, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट कहता है अब तुम हाँ बोल सकते हो रिलायंस कंपनी को। अब तुम ऑडिट में हाँ बोलने को क्या बोलना है? अब तुम एक्सेप्टेंस दे सकते हो इस एंगेजमेंट को कि हाँ मैं करूंगा तुम्हारी ऑडिट। ठीक है, और एक्सेप्टेंस किसके थ्रू देते हो? एक लेटर के थ्रू देते हो। उस लेटर को कहा जाता है इंगेजमेंट लेटर। क्या कहा जाता है? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब क्या? ये जो तुम काम कर रहे हो इसको इंगेजमेंट कह रहे हो। ठीक है, और यही इंगेजमेंट लेटर को तुम चैप्टर नंबर 11 में सीखोगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका स्टेज 0 है, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है पूरा।
इस वजह से भले ही आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 1 पहले रखा है, हम अपना सिलेबस कहां से शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 11 से शुरू करेंगे, राइट। उसके बाद जब आपके ऑडिटर को समझ में आ जाएगा, जब वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा इस ऑडिट की, उसको क्या पता होना चाहिए कि उसका ऑडिट को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब उसको अपना ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्या वो एकदम से अपनी रिपोर्ट दे देगा? नहीं, सबसे पहले वो क्लाइंट को समझेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा उस क्लाइंट की, उस एंटिटी की, उस एंटिटी में क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं, किस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम्स वहां पे लगे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। वहां पे आपकी स्टेज नंबर 2 आती है, ठीक है। उसके बाद जब उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली और उसको यह पता लगा कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है, किस चीज का रिस्क, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क। इस चीज का मतलब भी मैं बता चुकी हूं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मिस स्टेटमेंट होती है गलतियां, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब ऐसी गलतियां जिन गलतियों की वजह से आपकी जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो लोग अल्टीमेटली आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं, उनका डिसीजन इफेक्ट हो सकता है, राइट। तो आपका ऑडिटर रिस्क देखेगा कि कहां कहां एंटिटी के किस किस एरिया में रिस्क है। जब उसको रिस्क का पता लग जाएगा, उसको बेस बनाकर वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा कि मुझे किन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके, क्या काम करके मुझे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। जब उसको ऑडिट एविडेंसेस मिल जाएंगे, इन ऑडिट एविडेंसेस का वो करता है एनालिसिस, इवैल्यूएशन, और ये देखता है कि क्या ये ऑडिट एविडेंसेस जो उसको मिले, क्या वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है या नहीं। जब वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि यस ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है, या फिर अगर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, दोनों ही सिचुएशन में वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, और इसी कंक्लूजन को बेस बनाकर, इसी कंक्लूजन को वो अपना ओपिनियन बनाकर ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में इशू कर देगा। ये आपका ऑडिट का फ्लो था, ठीक है। अब हम स्टेज नंबर 0 पे हैं, जिसमें हमें आपके चैप्टर नंबर 11 को समझना है। आपको समझ में आया? अब आप मुझे चैप्टर नंबर 11 का नाम बताओ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब किसी भी टीचर के नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंस्टीट्यूट की बुक खोल सकते हो, नहीं भी खोलोगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर शीट से कुछ चीज़ें समझेंगे। ये पर्टिकुलर शीट कुछ भी नहीं है, एक ब्लैंक शीट है जिस पे मैं आपको चीज़ें डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। आपको सिर्फ सुनना है। मैं 50 बातें बोलूंगी तो आपको 50 की 50 बातें सुननी है, राइट। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में चिपक जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे? आप यहाँ से इस शीट पे आओगे। ये आपका रेगुलर बुक है। उन्हीं कंसेप्ट को जो मैंने वहाँ पे आपको समझाए हैं, उस काटे पीटे उस ब्लैंक शीट पे, यहाँ पे हम आपके इस पर्टिकुलर जो मेन बुक है उस मेन बुक से कवर करेंगे, राइट। बिल्कुल प्लेन बुक है। यहाँ पे आपको मैं बताती जाऊंगी कि आपको क्या चीज़ हाईलाइट करनी है। आप पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि क्या आपको हाईलाइट करना है, क्या आपको हाईलाइट नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको मैंने बोला था बिगिनिंग में, आप 1-2 कलर पेन रख लेना ताकि आप एग्जाम्पल्स लिखते रहो उन चीज़ों के जो लाइन मुश्किल है, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हिंदी में देती हूँ, इंग्लिश में देती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, तो आप उनके एग्जाम्पल साथ साथ में लिखते रहो, राइट। एक और बात, ऑडिट में हर एक चीज़ याद करने के लिए नहीं है। ऑडिट में कुछ चीज़ें आपको समझनी है। तो जो चीज़ याद करने की नहीं होगी, मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये चीज़ सिर्फ रीड करने की है। जो चीज़ याद करने की है, आप उस पर लर्न लिख सकते हो, या फिर कुछ भी मत लिखो। जो सिर्फ रीड करने की है, आप उसको रीड लिख के छोड़ दो, बाकी सब कुछ याद करने का, ठीक है। समझ में आया? मैं ये भी बताते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको कैसे कैसे चीज़ें कवर करनी है, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि मैं कैसे सिलेबस कवर करूँ, क्या याद करूँ, क्या नहीं। हम पहले ही बाइफरफिकेशन करके चलेंगे कि क्या आपको समझना है, रीड करना है, क्या आपको लर्न करना है। क्योंकि जो रीड करने वाली चीज़ें हैं वहाँ से MCQ बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये बात है।
जब हमारा ये मेन बुक से चीज़ें हो जाएंगी कवर, और बहुत ही सिंपल बुक है, पॉइंट्स में बुक है, टेबल में बुक है, आपका जो मेन हेडिंग है उसके अगेंस्ट हर एक चीज़ की एक सब हेडिंग बनाई गई है, अनलेस जहाँ पे कुछ भी, क्योंकि आपके जो इंस्टीट्यूट ने बुक दी है उसमें सब कुछ पैराग्राफ में है, सब कुछ खिचड़ी है, मटेरियल वही है, बस सोर्टिंग की गई है बुक की बहुत अच्छे से, राइट। जब हम यहाँ से कवर कर लेंगे उसके बाद आपके टॉपिक्स के ये माइंड मैप्स है, माइंड मैप आपको दिखाई दे रहे हैं, इन माइंड मैप से हम आपके उस टॉपिक को समझेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे ऐसे ही बढ़ेंगे और सेम आपके पूरे के पूरे फ्लो को दोबारा से कवर करेंगे, राइट। आपको सारी चीज़ें वेबसाइट पे मिल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको कोर्स के साथ मिलेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। ये बहुत चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, आप चीज़ों को स्किप मत किया करो। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 11 का नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट प्लस क्वालिटी फॉर द ऑडिट इंगेजमेंट, राइट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक तो कंसेप्ट हम सीखेंगे एथिक्स का, क्या सीखेंगे? एथिक्स का। दूसरा कंसेप्ट हम सीखेंगे टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। इंगेजमेंट किसे कह रही हैं? ये जो काम आपके पास आया है, ये जो रिलायंस कंपनी आपके पास आई है कि मेरी ऑडिट कर दो, इसको कहा जा रहा है इंगेजमेंट। इस इंगेजमेंट के टर्म्स कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, कब आपके, कैसे आपके ऑडिटर को इन टर्म्स की कम्युनिकेशन करनी है अपनी मैनेजमेंट को, वो बताएगा एसए नंबर 210। तो मतलब एक तो एथिक्स का टॉपिक सीखना है, दूसरा आपका स्टैंडर्ड सीखेंगे एसए नंबर 210 210, उसके साथ साथ क्वालिटी फॉर द ऑडिट इंगेजमेंट, ये आपका एक तीसरा टॉपिक है जो इस चैप्टर से बनता है, जिसमें आपको दो स्टैंडर्ड सीखने हैं, दैट इज एसए नंबर 220 एंड एसक्यूसी नंबर 1। तो टोटल अगर आप मिलाओगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक बनते हैं? 1 2 3 4, 4 टॉपिक आपको सीखने हैं, राइट। एक आपको एथिक्स का टॉपिक सीखना है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सीखना है 210, एक स्टैंडर्ड सीखना है 220 एसक्यूसी 1, एसए नंबर 220 एंड एसक्यूसी 1, ये दोनों ही क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और बता देती हूं आपको, ये स्टैंडर्ड के नंबर आपको लर्न करने हैं, स्टैंडर्ड का नाम भी आपको लर्न करना है, ये दोनों चीज़ आपको याद करनी है, नंबर और नाम। अगर आपको नाम और नंबर याद नहीं हो रही हैं, क्योंकि क्या है कि पूरे के पूरे स्टैंडर्ड लाइन वाइज नहीं है, चैप्टर्स में बटे हुए हैं, तो उसमें भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बैच ख़त्म हो जाएगा उसके एंड में आई विल प्रोवाइड यू विद अ वीडियो, जहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड के नंबर और नाम याद कराऊंगी, आप सिर्फ कंसेप्ट सीखते जाओ, और कंसेप्ट आप तभी समझ पाओगे जब आपको ऑडिट का फ्लो पता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो आप यहाँ से घबराओगे नहीं कि ये क्या बोल दिया ऐसे, ये आपको मैंने आपको स्टैंडर्ड का मतलब सिखा दिया था। आपके सामने जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आपको ऐसे डरना नहीं चाहिए कि नई चीज़ आ गई है, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वाओ एक नई चीज़ आ गई, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को सीखने की, तुम्हारे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें उन चीज़ों को सिखाया कैसे जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपना 100% दूंगी, तुम भी अपना 100% देना कि जब आप उस वीडियो को देखो उस टाइम तक आपको मैक्सिमम स्टैंडर्ड के नंबर और नाम याद होने चाहिए। आपको खुद इस चीज़ का एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी होंगे तो भी हम आपको याद करा देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे ये सारी चीज़ें इतनी बार रिपीट होंगी कि आपको याद हो ही जाएगा, ओके। Okay, now I'm starting with the first topic of this chapter and that is ethics. होता क्या है ये ethics? क्या होता है ethics? In simple words, the science of a moral behavior is ethics. मतलब किस इंसान को किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए उसे कहते हो ethics. जैसे कि मान लो किसी की डेथ हो गई है किसी के घर में, राइट। अब उस सिचुएशन में आप उसके घर पे जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप दो ही काम कर सकते हो, क्या? एक तो आप जाके रो सकते हो क्योंकि सब वहाँ पे रो रहे होंगे, उसके साथ साथ अगर आपको रोना नहीं आ रहा है,
हो सकता है कि आप उस बंदे के इतने क्लोज नहीं थे या उस फैमिली को नहीं जानते हो, आपको नहीं आ रहा रोना, लेकिन आप किसी वजह से उनके घर पे चले गए हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चुपचाप जाके बैठ सकते हो कहीं पे। अगर मैं कहूँ कि जिस घर में डेथ हो गई है वहाँ पे जाके आप जोर जोर से हंसने लगे हैं, वहाँ पे आप गिद्दा पा रहे हो, हंस रहे हो, बिना मतलब की हरकतें कर रहे हो, तो लोग आपको देखकर क्या बोलेंगे कि कितना अनएथिकल आदमी है ना, एथिक्स ही नहीं है, समझ ही नहीं है इसको कि इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो एथिक्स का जनरल मतलब क्या होता है कि एक इंसान को किस चीज में, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, वो साइंस जो उसके बिहेवियर को गाइड करती है उसको कहते हैं एथिक्स, राइट। ये आपके ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है, ये आपको बताती है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, आपको आपके टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, सड़क पे चलते हुए किसी को छेड़ना नहीं है, ये सब क्या है, दीज आर द मोरल प्रिंसिपल्स, दीज आर योर एथिक्स। और एक पर्सन को आप एथिकल कब कहते हो और आप अनएथिकल कहते हो कब कहते हो, ये बात आपको भी पता है। इस सब्जेक्ट में हम एथिक्स नहीं सीख रहे हैं, क्यों? इस सब्जेक्ट में हम सीख रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स। इंस्टीट्यूट मानता है कि जब आप सीए बन जाओगे, है ना, जब आप पूरे के पूरे अपने एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, इंटर क्लियर कर लोगे, फाइनल क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप सिर्फ आप नहीं बचे, सच्ची, हाँ, आप सिर्फ आप नहीं बचे, आपके सामने दो वर्ड ऐड हो जाते हैं, सीए, और सीए को बोलो तो क्या निकलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके सामने, मतलब आपके नाम के सामने अब आपके इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा हुआ है, और अगर आपके नाम के सामने आपके इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा है तो आप जब बिहेव करते हो तो अपनी रेपुटेशन के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को भी कैरी करते हो। तो इंस्टीट्यूट कहता है कल तुम जाकर, जब तुम सीए बन जाओगे और बाहर जाकर जब तुम जॉब करोगे या फिर खुद की प्रैक्टिस करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, तो तुम सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तुम मुझे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, और मैं तुम्हें प्रोफेशनल एथिक्स सिखाऊंगा। पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि जब तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट करोगे तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है। समझ में आया? तो प्रोफेशनल एथिक्स इज ऑल्सो लाइक योर एथिक्स ओनली। प्रोफेशनल एथिक्स भी आपको बिहेव कैसे करना है यही सिखाती है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स आपको यह बताती है कि आप जब अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे होगे उस टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको कैसे बिहेव करना है, राइट। इंटर लेवल पे आपका पूरा का पूरा प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स का। जब आप फाइनल में चले जाओगे उसके बाद आपको पूरा जो इंस्टीट्यूट का प्रोफेशनल एथिक्स है, जो आपके इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ एथिक्स है, आपको वो सीखना है। कोड ऑफ एथिक्स मतलब आपके इंस्टीट्यूट ने ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये जो कंप्लाइंसेस उसके सीए को करने पड़ते हैं। सीए मतलब चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो सीए जॉब में हो, उसको जो कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं वो उसने कहाँ पे लिखे हैं, एक कोड ऑफ एथिक्स उसने बनाया है, वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये कोड ऑफ एथिक्स आप समझ लो बिल्कुल जैसे तुम्हारे एक्ट होते हैं वैसे ही ये कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स में शेड्यूल्स हैं, राइट, शेड्यूल के अंदर क्लोजेस हैं, पार्ट्स हैं, इसको आप फाइनल पे जाके सीखोगे, राइट। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे आपको एथिक्स नहीं सिखा रहा है, प्रोफेशनली आपको कैसे बिहेव करना है वो सिखाएगा। तो आपको क्या सीखना है, प्रोफेशनल एथिक्स सीखना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा समझदार इंसान उठकर ये बोले कि अगर मैं ना करूं, देखो तुम इस डिस्कशन को ना ऐसे टाइम पास मत समझना कि कुछ भी मैं बोल रही हूँ, जो बातें मैं बोल रही हूँ यही आपका चैप्टर है, यही चीज़ें आपको वहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो इन चीज़ों को, पता लगे कि आप सिर्फ सोच लो कि अभी डिस्कशन चल रही है फिर हम चैप्टर में जाएंगे फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये डिस्कशन वेन डिस्कशन नहीं है, यही आपका चैप्टर है। Okay, so be very vigilant, be very active in my class, because if I am active I would want you to also be very active. Otherwise the entire purpose of me being so energetic, it is going to go into vain, it is not going to serve any purpose. And also my classes are not going to be for 3 hours or 3.5 hours, or in fact 2.5 hours maximum. These classes are going to go up to
2 आवर्स मैक्सिमम, जब भी हम कोई बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. अदरवाइज आई वुड वांट देम टू बी फॉर एन आवर और 1.5 आवर्स, नॉट मोर देन दैट. Because I also understand the limitation of this subject, that this subject may become boring after some time. So I also understand this and I also want you to understand this. Okay, am I clear on this? So be very active. अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुझे नहीं करना यार कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो, क्या इंस्टीट्यूट ने ये मेरे को एथिकल रिक्वायरमेंट लगा दी है, पहले कहते हैं तुम डिग्री लो, पहले कहते हैं तुम आर्टिकलशिप करो, ऐसे करो वैसे करो, अब तुम मुझे कोड ऑफ एथिक्स भी सिखा रहे हो. तो इंस्टीट्यूट कहता है मत करो, तुम्हारे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है. मतलब इंस्टीट्यूट तुम्हारे अगेंस्ट फॉर्मल एक्शन ले सकता है. एक्शन क्या हो सकता है, तुम्हारा मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा सकता है. तो इतनी मेहनत जो तुमने आज तक करी वो सब खराब. ठीक है, अब इस प्रिंसिपल आपके जो एथिक्स का जो पोर्शन है वो क्या है, सिर्फ आपके सिलेबस में प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, यही है आपके सिलेबस में. बाकी पूरा का पूरा कोड ऑफ एथिक्स फाइनल लेवल पे है. राइट, आपके कोड ऑफ एथिक्स मतलब जो आपके इंस्टीट्यूट ने जहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वो कहाँ पे लिखी हैं, कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हैं. और कितने प्रिंसिपल उसने दिए हैं, 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं. मेरे साथ बोलो कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का. 5 प्रिंसिपल उसने दिए हैं. कौन कौन से? पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी का, दूसरा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी का. क्या? पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट होना. क्या होना? ऑनेस्ट होना. हिंदी में बोलूं तो क्या होना, ईमानदार होना. ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट कहता है मेरा सीए, मेरा अकाउंटेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड अकाउंटेंट यूज होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ना कि ऑडिटर, क्योंकि ये जो कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल हैं वो एक सीए इन प्रैक्टिस के ऊपर भी लगते हैं और जो सीए सर्विस में होता है उसके ऊपर भी लगते हैं. राइट, तो इंस्टीट्यूट कहता है मैं पहला प्रिंसिपल आपके जो मेरा अकाउंटेंट है जो सीए है उसके ऊपर लगा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सीए है जब भी वो कोई काम करेगा प्रोफेशनल में, जब भी जहाँ भी वो काम करेगा, चाहे वो जॉब में है चाहे वो प्रैक्टिस में है, तो वो इंटीग्रिटी के साथ काम करे, वो ऑनेस्टी के साथ काम करे. उसका जो अप्रोच होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होना चाहिए, जो उसके मन में है सीधा बोले, घुमा फिरा के बात नहीं करनी, ऑनेस्ट रह के काम करे, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई के साथ काम करे. ठीक है, सिंपल सी बात है. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी कहता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए. दूसरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. ये क्या प्रिंसिपल है, ये कहता है कि जो आपका अकाउंटेंट होगा वो अनबाइज्ड रहकर काम करे. अनबाइज्ड मतलब कि जब भी वो ऑडिट के दौरान, अगर वो प्रैक्टिस में है तो जो भी डिसीजन ले रहा है उसकी जजमेंट किसी और बंदे की डिसीजन या ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, उसको अनबाइज्ड रहना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अनबाइज्डनेस. तो आपका अकाउंटेंट जब भी काम करेगा अनबाइज्ड रह के करेगा. तो 2 प्रिंसिपल हुए क्या, एक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी मतलब आपके अकाउंटेंट को ऑनेस्टी के साथ काम करना है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसका काम करने का जो अप्रोच होगा इट शुड बी अनबाइज्ड अप्रोच. तीसरा इस प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस एंड ड्यू केयर. 2 बातें हैं इसमें. एक क्या, कंपिटेंस. कंपिटेंस का मतलब क्या होता है, कंपिटेंस का मतलब होता है नॉलेज. हम बोलते हैं ना कि सिर्फ हम एक कंपिटेंट बंदे को ही जॉब पे रखेंगे, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है. क्या है, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है. 3 बातें बोली, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है. उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कंपिटेंट. तो आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि जो उसका सीए होगा उसको कंपिटेंट होना पड़ेगा. मतलब एक बार तुमने, अभी तुम सीए बन गए, तुम्हारे पास डिग्री तो आ गई, बट बाद में जाकर भी लॉ में चेंजेस होते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, तो तुम्हें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा. यू मस्ट बी कंपिटेंट. उसके साथ साथ तुम्हें ड्यू केयर के साथ काम करना है. मतलब जो भी तुम काम करो तो तुम्हें बहुत केयर के साथ वहां पे काम करना है. राइट, उसके बाद अगला प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, गुप्त रखना. क्या रखना, गुप्त रखना. गुप्त मतलब क्या,
अब आपका ऑडिटर जब क्लाइंट की साइट पे जाएगा ऑडिट करने के लिए, आपको रिलायंस कंपनी की ऑडिट मिली, तो जब आप रिलायंस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो रिलायंस कंपनी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देगी, देगी ना। और आप इस बात को आज सीखोगे, आज मतलब इस चैप्टर में सीखोगे कि आपके जो क्लाइंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। जो इन्फॉर्मेशन आपका ऑडिटर मांगेगा आपके क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो कहता है इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके क्लाइंट के बारे में, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट के बारे में मिल रही है आपको, या अगर आप जॉब में हो, आपके एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो पब्लिक को नहीं पता है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है, जो गुप्त है, आपको भी उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। अपने फायदे के लिए आप बाहर नहीं उसको बता सकते, या वैसे भी नहीं बता सकते। क्या कभी नहीं बता सकते? दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है जहां पे आप इसको बता सकते हो। अगर आपका क्लाइंट आपको परमिट कर दे, अगर आपका क्लाइंट आपको परमिट कर दे, या कोई लॉ या रेगुलेशन आपसे मांग रहा है, मतलब अगर क्लाइंट खुद ही कह दे कि दे दे मेरी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई कानून कहता है, कोई लॉ आपको बोलता है कि यार मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे, तो कानून से बड़ा तो कुछ भी नहीं। तो दो एक्सेप्शन है जहां पे आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपका अकाउंटेंट, आपका ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, थ्रू आउट द ऑडिट उसको प्रोफेशनल बिहेवियर को मेंटेन करना है। मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? अब हमने इतनी सारी एथिकल रिक्वायरमेंट सीखी, अगर उसको ऑडिट करते वक्त कोई ऐसी सिचुएशन पता लग जाए जहां से उसकी एथिकल रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो ये कहता है कि उसको प्रोफेशनली एक्ट करना है, और जो भी उसका स्टैंडर्ड्स उसके ऊपर रिक्वायरमेंट लगाते हैं उसको वैसा ही बिहेव करना है। समझ में आया? तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपका इंस्टीट्यूट आपके ऊपर लगाता है। एक बार मुझे फिर से बता दो जितना भी याद आ रहा है। पहला प्रिंसिपल क्या है? यही चीज़ आपको चैप्टर में पढ़नी है। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ? ऑनेस्टी। क्या हुआ? ऑनेस्टी। मतलब आपका ऑडिटर, आपका अकाउंटेंट ऑनेस्टी के साथ काम करेगा। कैसे करेगा काम? स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका अप्रोच होगा। कैसा अप्रोच होगा? ये कीवर्ड्स हैं। क्या उसका अप्रोच होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगा। उसके साथ साथ वो ट्रूथफुलनेस के साथ काम करेगा, ट्रूथफुल होके काम करेगा। ठीक है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा? दूसरा प्रिंसिपल होगा कि आपका जो अकाउंटेंट है वो ऑब्जेक्टिव होके काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबाइज्ड रह के उसको अपना काम करना है। ठीक है। तीसरा, सिर्फ ये तो उसके पर्सनल एट्रीब्यूट हो गए कि वो ऑनेस्ट है, अनबाइज्ड है। प्रोफेशनली भी उसको अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और ऑडिट को या उसके पास जो भी काम आ रहा है उसको ड्यू केयर के साथ ख़त्म करना है। राइट। उसके बाद कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के अलावा क्या प्रिंसिपल होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको जो भी इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की स्पेलिंग भूल गई हूँ। ठीक है, तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। राइट। उसके बाद उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? प्रोफेशनल बिहेवियर होगा। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डन। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट यहाँ पे ही नहीं रुका, या नहीं रुका, नहीं, हम अभी चैप्टर में नहीं जाएंगे, हम चैप्टर ही कर रहे हैं। जब हम चैप्टर में जाएंगे आप बोलोगे वाओ अभी यही तो पढ़ के आए हैं, सिर्फ हमें रीडिंग करनी है आपको। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनो। इंस्टीट्यूट कहता है एक चीज़ और तुम देख लेना, ये 5 एथिकल रिक्वायरमेंट के कंप्लाई करने के साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट के साथ तुम्हें कंप्लाई करना है, और वो है इंडिपेंडेंस। वो क्या है? इंडिपेंडेंस। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये? आप अपनी ऑडिट की डेफिनेशन एक बार फिर से बता दोगे कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या कहती है? यार ऑडिट की डेफिनेशन ने तो हमें बोला था कि ऑडिट ना एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है।
क्या बोला था? ऑडिट ना एक कैसी एग्जामिनेशन है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो अगर ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इसको एक ऐसा बंदा करता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का बंदा है, ठीक है। तो आपके इंस्टीट्यूट ने एक और रिक्वायरमेंट लगाई है आपके अकाउंटेंट के ऊपर, आपके ऑडिटर के ऊपर, वो है इंडिपेंडेंस की। कहता है कि आपका ऑडिटर है ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब वो आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद मतलब वो आज़ाद होना चाहिए। किस चीज़ से आज़ाद? हर चीज़ से आज़ाद। आज़ाद कब बोलोगे आप किसी भी पर्सन को? आप मुझे बताओ। मैं कहती हूँ क्या आपको आपके घर में इंडिपेंडेंस मिली हुई है? मतलब आप क्या अपने डिसीजन खुद ले पाते हो? तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस है कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम बिना किसी से पूछे, बिना किसी की सुनी तुम बाहर जा सकते हो। क्या तुम इंडिपेंडेंट हो? तुम बोलोगे यार ऐसे थोड़ी होता है, हमें अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ता है ना, हम उनकी विशेस के अगेंस्ट कैसे चले जाएं? एग्जैक्टली तो मतलब तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, है ना। अगर तुम इंडिपेंडेंट होते तो क्या तुम अपने पेरेंट्स की विशेस के अकॉर्डिंग काम करते? मतलब अगर मान लो तुम्हें कहीं बाहर जाना है और तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे कि नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तो तुम नहीं जाओगे, राइट। तो तुम उनकी बात मान रहे हो, तुम अपने एक्शन को उनकी विशेस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो क्या तुम इंडिपेंडेंट हो? आंसर इज नो। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स मना करें तो भी तुम बाहर जा सकते हो, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करते तुम्हारे काम में, तो क्या तुम आज़ाद हो? क्या तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हें इंडिपेंडेंस दी गई है? आंसर इज यस, राइट। यही इंडिपेंडेंस का मतलब आपके सब्जेक्ट में है कि आपका जो ऑडिटर है ना, उसके जो ओपिनियंस हैं, जब वो ऑडिट करेगा, उसकी जो जजमेंट्स हैं, जब वो ऑडिट कर रहा होगा, जो उसके डिसीजंस हैं, दोज ओपिनियंस, जजमेंट, डिसीजन, कुछ भी कह लो, इट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब है निर्भर करना, राइट, या डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए ऑन दी विशेस ऑफ एनी पर्सन। अगर आपके ऑडिटर का ओपिनियन, जजमेंट, डिसीजन किसी बंदे की ओपिनियन पे या विशेस पे डिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि आपका जो क्लाइंट है ना, आपका ही फ्रेंड है, और आप अपने फ्रेंड की ही कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, तो आपको कोई गलती मिलेगी तो आप बोलोगे यार ये गलती मिली है, वो बोलेगा छोड़ ना तू, क्या तू गलती के पीछे पड़ा है ना। तो यहाँ पे तुम्हारी जजमेंट क्लाउडेड हो रही है। तुम्हारी जजमेंट को कौन अफेक्ट कर रहा है? तुम्हारा फ्रेंड। तो क्या तुम इंडिपेंडेंट हो? नहीं। इंस्टीट्यूट कहता है तुम्हें ऑडिट करनी है, वो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, तो तुम्हें भी आज़ाद होना है। तुम्हें क्या होना है? आज़ाद होना है। और ये आज़ादी सिर्फ ये आज़ादी सिर्फ अपीयरेंस की नहीं होगी। अपीयरेंस मतलब तुम सिर्फ देखने में आज़ाद नहीं होगे, सिर्फ तुम माइंड से भी आज़ाद होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस दो टाइप की होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। मतलब मैं कहती हूँ, तुम कह रहे हो कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरे घर में परमिशन है, मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, मेरे को पूरी आज़ादी है मेरे घर में। लेकिन जब भी आप बाहर जाते हो आपकी मम्मी रोना धोना कर देती है, आपको इमोशनल टॉर्चर करती है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, ठीक है, फिर आप कहते हो यार भाड़ में जाए, मुझे जाना ही नहीं है। आपको आज़ादी है बट आपका माइंड नहीं आज़ाद है, ठीक है। देखने में कोई तीसरा बंदा दूर से आपको देखेगा तो बोलेगा वाओ कितनी इसको परमिशन दी गई है इसके घर में कि कहीं भी जा सकता है ना। बट आपको ही पता है रियलिटी में कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो कलेश होता है, या आपको आपके ऊपर कलेश नहीं होता, इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे आपका माइंड इंडिपेंडेंट नहीं रहता। तो इंस्टीट्यूट कहता है ऑडिटर सिर्फ देखने में आज़ाद नहीं होना चाहिए, उसका माइंड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस दो टाइप की होगी, अपीयरेंस की और माइंड की, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। क्या है? थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। सुनते जाओ, ये क्या है? थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। आपकी आज़ादी को डर, मतलब
आपके ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को भी बहुत सारे थ्रेट हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आप सुनते जाओ, आप ही मुझे बताना, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछती जाऊंगी। अगर आपको आपका, मान लो आपके पास कौन आई है, रिलायंस कंपनी आई है, ठीक है, रिलायंस कंपनी कहती है प्लीज मेरी ऑडिट कर दो, आपके पास आई है, ठीक है, ये आप हो, आपके पास आई है, रिलायंस कंपनी कहती है मेरी ऑडिट कर दो। अच्छा, उस केस में आपने ना रिलायंस कंपनी के अंदर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट है, अच्छा हाँ, या रिलायंस कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है, या आपको रिलायंस कंपनी ने लोन दिया है, मतलब उल्टा कर लो इसको, आपने रिलायंस कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, या कोई गारंटी दिया, कुछ भी, इन शॉर्ट आपका ना इस रिलायंस कंपनी के अंदर किसी भी टाइप का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अच्छा, तो अगर आपका आपके क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो क्या आप इंडिपेंडेंट रहोगे? आप बोलोगे बिल्कुल रहोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। कल मान लो आप रिलायंस कंपनी की चेकिंग कर रहे हो, उसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कोई गलती आपके सामने आ गई एकदम से, अच्छा, आपके सामने क्या आ गई, कोई भी उसकी मिस्टेक आ गई, तो आप क्या सोचोगे, यार अगर मैंने इसको अपनी रिपोर्ट में डाला और ये रिपोर्ट बाहर पब्लिश होगी, है ना, तो सबको पता लग जाएगा कि रिलायंस कंपनी में तो कुछ ना कुछ गलती चल रही है, कुछ ना कुछ घोटाला चल रहा है ना, और जो मैंने इस कंपनी के अंदर अपने शेयर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, इस कंपनी के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, कल इस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी आपकी कंपनी के बारे में तो आपकी कंपनी के शेयर का प्राइस फॉल हो जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, यार ये तो अल्टीमेटली मेरा ही लॉस हो रहा है ना, तो ऐसा करता हूँ, रहने देता हूँ इस पॉइंट को डालने से। तो क्या आपकी जजमेंट यहाँ पे क्लाउड हुई? यस, आपकी जजमेंट इफेक्ट हुई है। तो आप क्या इंडिपेंडेंट रहोगे जहाँ पे आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? नहीं। तो पहला थ्रेट जो तुम्हारी इंडिपेंडेंस के ऊपर आता है वो आता है, इसका प्रोफेशनल नाम है, सब्जेक्ट में नाम है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कैसा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जहां पे आपके ऑडिटर का क्लाइंट के अंदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो खुद इंटरेस्टेड है क्लाइंट में किसी वे से, उसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, और सुनते जाओ, रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना तुमने ही बनाई है, तुम ही हो वो इंसान जिसने रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। अच्छा, ऐसा? हाँ, आपका जो एक सीए है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अश्योरेंस मतलब ऑडिट, ओपिनियन देना, कंफर्ट देना, उसी की सर्विस दे, वो आपकी नॉन अश्योरेंस की सर्विसेज भी देते हैं, मतलब जहाँ पे उसको ओपिनियन नहीं देना पड़ता। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल कंट्रोल्स लगवाने हैं, राइट, या कोई भी अगर सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करवानी है, कुछ भी, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग, तो बहुत सारे और भी नॉन एश्योरेंस के काम होते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो उसके लिए भी वो सीए को हायर करते हैं। तो मान लो आपने ही रिलायंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और रिलायंस कंपनी अब कह रही है कि तुम ही चेक कर दो, तो ये तो यही बात होगी, आप खुद का पेपर खुद ही चेक कर रहे हो, तो क्या तुम अपने गलत आंसर को भी गलत बोलोगे? तुम बोलोगे पागल हो क्या, हम तो बड़ा बड़ा टिक्का मार के आएंगे, बल्कि हम तो क्या करेंगे, काट के दोबारा से बिल्कुल सजेस्टेड आंसर से मिलता हुआ आंसर वहाँ पे लिख देंगे और फिर फुल नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप ही चेकर हो और आप ही मेकर हो, ठीक है, उस केस में भी आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, राइट। अगर मैं एक और इस चीज़ को अलग वे से प्रेजेंट करूं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, आप ना मिस्टर ए हो, जो भी आपका नाम है आप उसको यहाँ पे फिट कर लो, ठीक है, आप मिस्टर ए हो, ओके, आप ना रिलायंस कंपनी के, आप सीए ही हो, आप सीए हो, ठीक है, आप रिलायंस कंपनी के ना मैनेजमेंट में थे, आप रिलायंस कंपनी के मैनेजमेंट में थे। अच्छा, मैंने बोला सीए जॉब भी कर सकता है और सीए प्रैक्टिस में भी हो सकता है, ओके, आपने ना मैनेजमेंट में थे, तो इसका मतलब मान लो कि आप थे सेल्स के हेड, तो मतलब आप कहीं ना कहीं इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इन्वॉल्व थे। हाँ, उसके बाद आपने क्या किया, कंपनी छोड़ दी, आप कहते हो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा यार, ये मतलब ये क्या है कि आप जॉब जॉब करो, मैं करूँगा अपनी प्रैक्टिस। आपने इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया और आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब आप प्रैक्टिस में हो और मान लो आपने अपनी खुद की एक फर्म बनाई जिसका नाम है मैसर्स एबीसी एंड कंपनी, 2 और पार्टनर है, ठीक है, तो अब रिलायंस कंपनी कहती है आओ मेरी ऑडिट कर दो,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम ही बनाकर आए हो और तुम ही इसकी चेकिंग करोगे, तो क्या तुम सही ओपिनियन दोगे? वहां पे अपनी गलतियां ढूंढोगे? तुम बोलोगे पागल है क्या? तो इसको भी क्या कहते हैं कि जहां मेकर है वो मेकर आपका चेकर नहीं हो सकता, ठीक है। इस टाइप के थ्रेट को कहा जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कैसा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि मतलब आप खुद ही चेकिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? खुद ही चेकिंग कर रहे हो अपने किए हुए काम की। तो ये भी तुम्हारे इंडिपेंडेंस को हैम्पर करता है। तीसरी चीज, तुम ना बहुत क्लोज हो किसके साथ? अपने क्लाइंट के साथ। बहुत गहरा रिश्ता है यार तुम्हारा क्लाइंट के साथ। क्यों? तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो इस वजह से भी एक थ्रेट आता है जिसको कहते हैं फेमिलैरिटी थ्रेट। फेमिलैरिटी थ्रेट, ये कैसा थ्रेट हुआ? पिछले साल भी तुम ही ऑडिटर थे, उससे पिछले साल भी तुम ही ऑडिट कर रहे थे रिलायंस की। काफ़ी टाइम से रिलायंस के ऑडिटर हो, तो अगर इतने टाइम से तुम रिलायंस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो इसका मतलब वहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं उनके साथ तुम्हारी उठना बैठना हो गया होगा, ठीक है। तो उनके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग हो गई होगी। तो इस वजह से जब फेमिलैरिटी बढ़ जाती है क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, या तुम्हारा कोई रिश्ता है आपके क्लाइंट के साथ, रिश्ता एज इन कि तुम्हारा फ्रेंड है, या तुम्हारी इंगेजमेंट टीम मतलब आपको बताया था ना, ऑडिटर अकेला तो जाएगा नहीं रिलायंस कंपनी की ऑडिट करने के लिए, उसके साथ एक टीम जाएगी। तो आपकी टीम के किसी मेंबर का कोई रिश्ता है आपके क्लाइंट के साथ, तो एक फेमिलैरिटी आ जाती है जिसकी वजह से थ्रेट राइज होता है, जिस थ्रेट को कहते हैं फेमिलैरिटी थ्रेट। ओके, इसके अलावा कई बार ना आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, और जो आपका ऑडिटर है उस क्लाइंट की बहुत ज़्यादा एडवोकेसी कर देता है। एडवोकेसी मतलब एडवोकेसी मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कई बार आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी कोर्ट के केस में, ठीक है। तो इस वजह से भी एक थ्रेट राइज होता है, एडवोकेसी थ्रेट। मतलब आप अपने क्लाइंट को इस हद तक प्रमोट कर रहे हो कि तुम्हारी इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रही है, राइट। तो फिर एक और थ्रेट राइज होता है जिसको कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। एक होता है आपका इंटिमिडेशन थ्रेट। ये क्या है? इसको तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा क्लाइंट इस पोजीशन में है कि वो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तुम्हारा क्लाइंट इस पोजीशन में है कि तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकता है? प्रेशर कैसे? मान लो कि तुम्हारे पास अब रिलायंस कंपनी आई, तुम अभी अभी सीए बने, तुम्हारा पहला क्लाइंट ही रिलायंस कंपनी, तुम्हारे पास कोई और क्लाइंट ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में रिलायंस कंपनी कब से आपकी उसमें है, मतलब कितने टाइम से वो इंडस्ट्री में है, और आप अभी अभी आए हो। तो आप मान लो आपको कोई भी गलती मिलती है, आप रिलायंस कंपनी की मैनेजमेंट को बोलते हो कि यार ये मुझे गलती मिली है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दोगे? तो उसकी रिलायंस कंपनी की मैनेजमेंट बोलती है तू पागल है क्या, इतने साल से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? हम मतलब कि हमें पता है, पिछले साल भी हमने यही किया था, तुम आए हो नहीं। तो तुम्हारा जो क्लाइंट है ना, एक ऐसी पोजीशन में कि वो तुम्हारे ऊपर दबाव डाल सकता है, तुम्हें इंटिमिडेट कर सकता है, एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है, पीयर प्रेशर। तो इसकी वजह से भी एक थ्रेट अराइज होता है जिसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। तो ये सारे के सारे थ्रेट हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोबारा से। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे फिर से बताओ कौन कौन से थ्रेट थे? आपने बोला सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके, बताते जाओ जितना भी नाम याद आ रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्लास में ही सब याद हो जाए, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, उसके बाद आएगा आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ओके, उसके बाद बहुत जान पहचान होगी क्लाइंट के साथ, तो फेमिलैरिटी थ्रेट, और बहुत ज़्यादा एडवोकेसी कर रहा हूँ अपने क्लाइंट की, तो एडवोकेसी थ्रेट, और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है क्लाइंट मेरे ऊपर, तो इंटिमिडेशन थ्रेट। ओके, आपका इंस्टीट्यूट कहता है अगर ये थ्रेट हैं तो ऑडिटर तुम क्या करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन थ्रेट की मिटिगेशन करो। मतलब मिटिगेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में, इनको रिमूव करो, खत्म करो। क्योंकि हमने तुम्हें बोला है ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, माइंड से भी अपीयरेंस से भी। अगर ये थ्रेट हैं तो कैसे करोगे तुम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? तो इसको खत्म करो। ऑडिटर कहता है नहीं हो पाएगा खत्म,
मैं नहीं कर सकता, 100% मिटिगेट नहीं कर पाऊंगा। तो इंस्टीट्यूट कहता है ठीक है, तुम इसको रिड्यूस कर दो, नहीं तो टू एन एक्सेप्टेबली, ये वर्ड तुम्हारी ऑडिट के हैं, टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, रिड्यूस कर दो इसको एक लो लेवल तक, रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। इसका मतलब कि इस लेवल तक इसको कम कर दो कि तुम्हारी जो जजमेंट है वो हैम्पर ना हो, ठीक है। तो यही तुम्हारे इंडिपेंडेंट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के सेफगार्ड हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा टॉपिक। अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ और तुम्हें तुम्हारी बुक से तुम्हारे टॉपिक समझाऊँ कि है क्या, मुझे लगता है कि हम बुक को तो आज शुरू ही नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी विल ट्राई। सी, आपके बुक में क्या टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक इज़ योर मीनिंग ऑफ एथिक्स, जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, हाँ ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ, बट मैंने आपको प्रोफेशनल एथिक्स बता दिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये समझ लो, ये रहेगी। मैंने आपको क्या बोला अभी? मैंने आपको क्या बोला कि आपको एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, ये बोला। और कितनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो आपके कोड ऑफ एथिक्स ने आपके ऊपर लगाई है? 5 एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहते हो तुम टेंशन मत लो, है ना, मैं कर लूँगा, जो लॉ ने मुझे बोला है ना मैं उसको फॉलो कर लूँगा। लॉ मतलब जो मेरा कोड ऑफ एथिक्स मुझे बोल रहा है ना, मैं उसको फॉलो कर लूँगा, है ना। बहुत खुश होकर बोल रहे हो बात, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है ना फॉलो करने की वो है नहीं। आप इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेटर में फॉलो कर लोगे, लेकिन आप उनकी स्पिरिट से फॉलो नहीं करोगे। ये क्या बात बोली मैंने? उसकी जिस इंटेंशन के साथ आपके इंस्टीट्यूट ने इनको बनाया है, जिस स्पिरिट के साथ इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स को बनाया गया है, आप उसके साथ कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप लेटर में कंप्लायंस करोगे। कुछ भी समझ में नहीं आया? दोबारा से मान लो जिस शहर में तुम रहते हो, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर होता है, पता नहीं, हाँ यही होती है ना 60 किलोमीटर, हाँ 60 किलोमीटर पर आवर ही होती है ना स्पीड यार। सी, द रीज़न वाई आई डिडंट टेक साइंस इज फिजिक्स, ठीक है। तो मान लो जो तुम्हारी स्पीड लिमिट है वो 60 की है, ठीक है। 60 से ऊपर अगर तुमने अपनी गाड़ी चलाई तो तुम्हारा चालान होगा। भाई चंडीगढ़ में तो होता भी है, और मैंने बहुत चालान भरे हैं ओवर स्पीडिंग के, कई बार मैंने हाईवे पे भी भरे हैं, ठीक है। तो हाईवे पे तुम्हारी स्पीड होती है 90 के आसपास, मोस्टली 90 होती है, इट में बी 100 अगर एक्सप्रेस वे वगैरह तो, ठीक है। तो अब तुम्हारी 60 की स्पीड है, अब ये क्या है? ये लो रेगुलेशन है, ठीक है। अगर तुम 60 से ज़्यादा ऊपर जाओगे तो तुम्हें चालान देना पड़ेगा, ठीक है, देना ही पड़ता है चंडीगढ़ में तो अगर 60 से ज़्यादा तुम जाओगे तो तुम्हें चालान देना पड़ेगा। तुम कहते हो हम 60 से ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, हम तो 60 में ही जाएंगे, तो ये क्या हो गया? तुम कानून का कंप्लायंस कर रहे हो लेटर में, ठीक है। मान लो किसी दिन बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, बारिश हो रही है, आपको सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि आपको 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से चलना चाहिए, ठीक है, और आप जा रहे हो कि हम तो 60 की स्पीड से जाएंगे, और सामने ठोक दिया आपने किसी बंदे को। तो ये क्या हो गया? आप यहाँ पे रूल्स को फॉलो कर रहे हो लेटर में, जो लॉ में लिखा है, जो कानून में लिखा है उसको, लेकिन जिस स्पिरिट से वो लोन कह रही, जिस स्पिरिट से वो लॉ बनाया गया है, जिस इंटेंशन के साथ उस कानून को बनाया गया, कानून को बनाने की इंटेंशन क्या थी यार? एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, ताकि लोग, तभी आपकी स्पीड को कम रखा जाता है। जब आप स्पीड तेज़ होती है और तब गाड़ी टकराती है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप स्लो स्पीड पे हो तब गाड़ी टकरा रही है या बाइक जैसे भी, तो तब आपके बचने के चांसेस फिर भी होते हैं, ठीक है। तो इस इंटेंशन से कानून बनाया गया, लेकिन आप उस कानून का जो कंप्लायंस है ना वो लेटर में कर रहे हो, उसकी स्पिरिट के साथ कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रही, हाईवे पे स्पीड 90 की, तुम 90 की स्पीड से जा रहे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बूम ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा? कानून का कंप्लायंस करना पर लेटर में। इंस्टीट्यूट कहता है अगर तुम लेटर में कंप्लायंस कर रहे हो तो इसको, इस प्रिंसिपल को कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच, क्या कहते हैं? रूल बेस्ड अप्रोच, कि तुम अपने एथिकल
गाइडेंस जो इंस्टीट्यूट ने दी है उसके रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करने के लिए कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हो, रूल बेस्ड अप्रोच, जो रूल में लिखा है उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है तुम्हें कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, तुम्हें फॉलो करना है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, जहां पे तुम कानून को उसकी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए फॉलो करो। जिन एथिकल रिक्वायरमेंट्स को तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे ऊपर लगाया है, जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए लगाया है, उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए तुम उसका कंप्लायंस करो। ठीक है, तो एक ये टॉपिक है जो आपका यहाँ पे कवर होगा, राइट। उसके बाद ये आपको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपके कोड ऑफ एथिक्स में प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटीग्रिटी और बता चुकी हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, दोबारा से आके एक एक लाइन को पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे प्रिंसिपल्स हो गए। उसके बाद मैंने आपको इंडिपेंडेंस भी बताया, मतलब भी बताया, टाइप भी बताया, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस भी बताए, आपको सेफ गार्ड भी बताया इंडिपेंडेंस का। एक आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का टॉपिक है जिसका आपका एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपका एथिक्स खत्म हो जाएगा। फिर इसी एथिक्स को फटाफट, मतलब बहुत जल्दी स्पीड से हम इस आपके माइंड मैप से कवर कर लेंगे। ये माइंड मैप बहुत हेल्प करेंगे आपके बाद में। ठीक है, आपको इसका फोटो कॉपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही छोटा फॉन्ट है, आएगा भी नहीं। ये माइंड मैप है। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में आपके चैप्टर के स्ट्रक्चर को बिठाना है, राइट। तो ऐसे आपका एथिक्स खत्म हो जाएगा और ऐसे ही हम आपका स्टैंडर्ड खत्म करेंगे, एसक्यूसी खत्म करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, चले फिर आगे। अब लेट मी सी द टाइम एंड आई थिंक मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा ये क्लास हो चुकी है और एटलीस्ट 1 घंटे की तो हो ही चुकी है। सो कल करें इस क्लास को शुरू, मतलब इस टॉपिक को अगली क्लास में विल कंटिन्यू। ठीक है, सो कल वी विल स्टडी फ्रॉम योर टॉपिक, या मैं आज से ही शुरू करा दूँ। सो फिर ना हम कल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि फिर वो फ्लो टूटेगा ना, तो कल से ही हम आपके एथिक्स की बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो और अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिन चीज़ों की डिस्कशन मैंने आपको बिगिनिंग में करी, फाउंडेशन में, उसकी रेलिवेंस क्या है, ये वर्ड्स घूम फिर के आएंगे। और अभी जब आप ये पढ़ना शुरू करोगे ना इस चैप्टर को, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको क्लासेस बाय करनी है तो आप वेबसाइट पे जाके क्लासेस को बाय कर लो। अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू नीड दिस बुक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस लेक्चर, वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस लेक्चर को देखो। बाय बाय।